हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 12th के फिजिक्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पर लेकर आए हैं। ये आपको यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे। आठों एकदम महा मोस्ट टाइप के क्वेश्चन हैं। इनमें से आप देख लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं। और ये आप देखेंगे कि इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इनमें से जो क्वेश्चन है वो हर परीक्षा में कम से कम 2 या 3 बार आ चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ना किसी सेट में आते ही रहते हैं। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका अपन ने क्वेश्चन लिया है पाठ 10 से, जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाश की। चलिए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, सॉल्यूशन। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की व्याख्या। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या करना है। सबसे पहले अपन चित्र बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे चित्र बना ले रहे हैं। मान लिया ये आपका कोई परावर्तक पृष्ठ है। मान लेते हैं इस पृष्ठ का नाम जेड जेड डैश है। क्या है ये? परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, इस पर कोई तरंगाग्र मान लेते हैं। कोई तरंगाग्र आपका समतल तरंग पृष्ठ है आपका, कुछ ए बी इस तरह से इस पर टकराता है, तिरछा आपतित हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो ये तरंगाग्र इस पर क्या है? तिरछा आपतित हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ ऐसे जाएगी कहानी, और ये है आपका आपतन कोण। तो यहाँ पर आपका नॉर्मल होगा, तो ये आपका आपतन कोण है आई। तो एक छोड़ एक, फिर आपका ये आपतन कोण हो जाएगा आई, और जो ये होगा वही आपका ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फिर क्या है कि द्वितीयक तरंगे यहाँ से चलेंगी खट 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 करके, यहाँ से ऐसे खटा खट खटा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगे कहाँ होगी? सिद्धांत के अनुसार। तो ये मान लेते हैं कि टी समय बाद ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक आके चल गया। तो मान लेते हैं टी समय बाद ये आपका यहाँ से एक यहाँ तक आके चल गया। तो मान लेते हैं ये आपका 8 ऐसे। टी समय बाद ये जो है आपका यहाँ से ऐसे चलते हुए कहीं यहाँ पे कहीं यहाँ पे इस तरह से चलते हुए ये आपका आ गया आपका यहाँ पे, मान लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला दो। तो इसे आप मिलाएंगे तो ये आपका कुछ, ये मान लो ये आपका यहाँ पे आ गया बी डैश तक। ठीक है, क्लियर इतना? थोड़ा बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये आपका यहाँ आ गया, ये आपका यहाँ आ गया। अब आप क्या करेंगे? इससे इसे मिला दीजिए। तो हमने इसे ऐसे क्या कर दिया? मिला दिया। फिर क्या किया अपन ने? इसे मिलाते हुए अपन ने एक रेखा खींची। ठीक है, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो आपका एंगल है ये आपका 90 डिग्री है, और ये जो आपका एंगल है ये भी आपका कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगा आपका? अपवर्तित होकर इस तरह से परावर्तित होकर आपका कुछ ऐसे निकल जाएगा। और यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर फिर अपन नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका परावर्तन कोण है, तो ये भी आपका क्या है? परावर्तन कोण है। ठीक है, और ये आपका कुछ ऐसे चला जाएगा, ऐसे ये आपका ऐसे आया था। तो इतना क्लियर? तो ये ए भी आपका समतल तरंगाग्र है जो कि t = 0 पर ये क्या करता है? पृष्ठ पर आ जाता है। फिर मान लेते हैं कि t समय बाद, और इस माध्यम में जो आपकी जो इसकी चाल है वो आपकी क्या है? v चाल है। ठीक है, तो इसकी चाल क्या है? v चाल है। इस तरह से ये कहानी चल रही है। तो इस चीज को अपने को लिखना है, तो लिखेंगे माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? परावर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए भी तिरछा आपतित होता है। जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए भी तिरछा आपतित होता है।
जिस पर एक समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है, ठीक है ना। आगे, माना t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र पृष्ठ, माना t बराबर 0 समय पर तरंगाग्र पृष्ठ जेड जेड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है, जेड जेड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है, आ गया, ठीक है, बिंदु ए पर स्पर्श करता है। माना तरंगाग्र की चाल v है तथा तरंगाग्र के बिंदु b, माना तरंगाग्र की चाल v है तथा तरंगाग्र के बिंदु b को a डैश तक पहुंचने में, तथा तरंगाग्र के बिंदु b को a डैश तक पहुंचने में बिंदु B को A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। ज्यों ज्यों तरंगाग्र ए बी आगे बढ़ता है, ज्यों ज्यों तरंगाग्र आगे बढ़ता है, ज्यों ज्यों तरंगाग्र आगे बढ़ता है, अरे यार, जो तरंगाग्र आगे बढ़ता है वह पृष्ठ के ए तथा ए डैश के मध्य स्थित बिंदुओं से टकराता जाता है। टकराता जाता है। अतः हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं। इन बिंदुओं से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो कि चाल v से माध्यम में फैलने लगती हैं। जो कि चाल v से माध्यम में फैलने लगती हैं। जो कि चाल v से माध्यम में फैलने लगती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और इसे देखते हैं और क्या हो सकता है इसमें। देखो, मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखना, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, अब देखना, ये जो चीज़ है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, मतलब B से लेकर A डैश तक चला, और ये जो है आपका A से लेकर B डैश तक चला। तो यानी B से A डैश तक जाने में कितनी दूरी तय करी गई, यहाँ पे लिखेंगे B से A डैश तक जाने में तय की गई दूरी। तो क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। चाल कितनी थी, तो चाल आपकी v थी और समय कितना है t। अब देखो, A से B डैश तक जाने में, तो ये भी आपका v इंटू टी है, तो A B डैश ये भी आपका कितना है v इंटू टी। देखना,
अब हम त्रिभुज ए बी ए डैश यानी ये वाला त्रिभुज, ये वाला, और ए बी डैश ए डैश, कौन, ये वाला, ये वाला, इन दोनों की चर्चा करते हैं। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश ए। तो देखो, देखना आप, ये जो आपकी इन दोनों त्रिभुज में ये जो आपकी रेखा, ये आपकी कॉमन रेखा यानी उभयनिष्ठ रेखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश बराबर ए डैश। ये कैसी है, ये उभयनिष्ठ रेखा है या कॉमन लाइन इसे बोलते हैं, या कॉमन उभयनिष्ठ रेखा। दूसरा उभयनिष्ठ भुजा कह सकते हैं, ठीक है, रेखा अच्छा नहीं लग रहा, भुजा, ठीक है। अगला ये देखिए, ए से बी डैश की दूरी आपकी वीटी है और बी से ए डैश की दूरी आपकी वीटी है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी डैश बराबर बी ए डैश, क्योंकि दोनों की दूरी कितनी है, वीटी है। तीसरी बात देखो, ये वाला कोण 90 है और ये वाला कोण 90 है, तो यानी ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश, तो एंगल ए बी ए डैश एंगल ए बी डैश ए डैश, ये क्योंकि दोनों कैसे हैं, 90 अंश के। तो देखो, ये आपकी साइड है, ये आपका साइड है और ये आपकी एंगल है। जब दो त्रिभुजों के साइड साइड एंगल या एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड, या आप कह सकते हैं साइड साइड साइड, अगर कोई तीन चीजें इस तरह से बराबर हो जाती हैं तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश बी डैश ए। ठीक है, एक ये पूछ रहा था कि तीनों कोण बराबर हैं तो सर्वांगसम होंगे कि नहीं। तो भैया सर्वांगसम उसमें तीनों कोणों की स्थिति में हम नहीं कह सकते कि वो सर्वांगसम होंगे, ठीक है, हो भी सकते हैं वो और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। अपने को एक भुजा बराबर हो और दो कोण बराबर हो तो सर्वांगसम होगा, एक कोण बराबर हो, दो भुजा बराबर हो तो सर्वांगसम होगा, और तीनों भुजाएं बराबर हो तो सर्वांगसम होगा, ठीक है। तीनों कोण में सर्वांगसम नहीं कह सकते हैं क्योंकि वहां पर ऐसी स्थिति में सर्वांगसम नहीं होते, वो समरूप कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर। चलो, अब जो सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो लिखेंगे बाई CP/CT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब समान सर्वांगसम त्रिभुजों के जो करस्पॉन्डिंग हिस्से होते हैं, करस्पॉन्डिंग भुजाएं होती हैं, करस्पॉन्डिंग कोण होते हैं, वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से जो ये आई होगा वो किसके बराबर होगा, इस वाले के। क्या लिख सकते हैं, आई बराबर आर। यही आपका क्या है, परावर्तन का नियम है। तो दिस इज प्रूव्ड। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल प्रश्न है, पढ़िएगा। एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना करनी है। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का क्या करना है, व्यंजक स्थापित करना है, ठीक है। चलिए, पहले अपन चित्र बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो चित्र बनाते हैं, फिर देखिएगा। तो हमें निकालना है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। क्वेश्चन 2 चित्र बनाने का प्रयास करते हैं अपन, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, आपको एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, यानी अपन ने एस ले लिया, यहाँ से इस तरह से सोर्स ऑफ लाइट है, ऐसे निकल रही हैं किरणें, ठीक है, खटाखट खटाखट, ठीक है। चलिए, इसके बाद अपना क्या है, यहाँ पर एक सुंदर सा लेंस होगा। कौन सा लेंस है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स मतलब उत्तर लेंस, ठीक है। यहाँ से आपकी किरणें चलेंगी और ये आपकी किरण ऐसे गई, ये आपका इसके फोकस पे है, तो इसका क्या करेगा, किरण ऐसे गई, ठीक है। अब क्या होगा इसके पश्चात आप देखेंगे, अब किरणें आपकी ऐसे जाएंगी पैरेलल। पैरेलल मतलब समांतर। यहाँ पर आपकी बढ़िया सी एक झिर्री रखी होगी, स्लिट रखी होगी, जैसे आप कहते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो ये आपकी स्लिट है। स्लिट बना दूं मैं यहाँ पे। मेरी आर्ट थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, थोड़ा अच्छे से देखिएगा। ये आपकी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। अब क्या होगा कि प्रकाश यहाँ से आपका
डिफ्रैक्ट होगा, विवर्तित होगा, ठीक है। विवर्तित कैसे होगा वो अपन देख लेंगे कैसे विवर्तित हो रहा है। ये आपका ऐसे स्लेट है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक दूसरा लेंस होगा, देखना। अब ये जो किरण है आपकी, एक तो सीधे सीधे चली जाएगी ऐसे, ऐसे मैक्सिमम किरणें सीधे निकल जाएंगी, तो इस तरह से होगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि यहाँ से क्या है, मुड़ जाएंगी बढ़िया सुंदर तरीके से, और जब ये मुड़ जाएंगी तो ये आपका एक पर्दे पर तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई पर्दा होगा बेचारा, स्क्रीन मान ले रहे हैं, हाँ पर्दे को इंग्लिश में स्क्रीन ही बोलते हैं। ये आपकी स्क्रीन है, पर्दा है, जो भी आपको बोलना हो। देख लो कितना गंदा बना है, तो अपन पर्दे को थोड़ा अच्छा बना दे रहे हैं। तो ये आपका पर्दा है, ठीक है। क्या है ये, पर्दा, या इसे अपन बोलते हैं स्क्रीन, SCREEN। ओके, चलो। अब स्क्रीन के बाद ये आपका केंद्रीय उच्चिष्ट आ गया ओ पे, ठीक है। और आप इसे चाहें तो एक बढ़िया बढ़िया सीधी से किरण भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन इतना ही पर्याप्त है, ज़्यादा अपन चर्चा नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या है कि लाइट डिफ्रैक्ट होगी, डिफ्रैक्ट कर रहे हैं, चिंता नहीं करना है। तो ये आपकी लाइट जाएगी ऐसे, ऐसे गई, ठीक है। और एक आपकी लाइट इसी हिसाब से यहाँ से डिफ्रैक्ट होगी ऐसे, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या होगी, विवर्तित होगी। तो आपकी विवर्तित होने के बाद जाना चाहिए इसे ऐसे, लेकिन ऐसे ना जाके थोड़ा सा ऐसे विवर्तित हो गई, ऐसे जाना चाहिए ऐसे, ऐसे ना जाके क्या हो गई, थोड़ी सी यहाँ से विवर्तित हो गई। तो यहाँ से आपका रिफ्रैक्ट होगी ऐसे होके, आज चित्र अच्छा है। तो ये आपका ऐसे आपका मान लेते हैं पी पर आके स्क्रीन में जाके टच हुआ, ठीक है। हाँ, इतना क्लियर। चलो अब देखो, ये यहाँ से मान लो ये आपका ए है, और ये मान लो आपका बी, ठीक है। अब यहाँ से अब देखो इसका पथांतर वथांतर वाला सिस्टम देखेंगे, है ना। तो पथांतर वथांतर वाला सिस्टम देखने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस पर क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये अपन ने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए के। अब ये देखो ये कोण है आपका, मान लेते हैं थीटा, तो ये भी आपका कोण क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर था। तो ये है आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का सिस्टम। ये आप मान ले रहे हैं कि भैया ये आपका लेंस L1 है, ये आपका लेंस L2 है, ठीक है। और ये आप कह सकते हैं कि ये आपका वेव फ्रंट आपका ऐसे गया, तो ये आपका प्लेन वेव फ्रंट होगा आपका कुछ इस तरह से, जो कि ये आपका जा रहा है, ठीक है। हाँ, और इसके बाद ये बढ़िया आपकी ये स्लिट है, SLIT, ये स्लिट हो गई। ये आपका लेंस L2 हो गया। ये आपकी पूरी कहानी ये है। स्लिट से लेके पर्दे तक की दूरी आपकी ये क्या है, कैपिटल D मान लो, ठीक है। और स्लिट के बीच की दूरी अपन क्या मानते हैं, E माने ले रहे हैं। इतना क्लियर। अब बस इस कहानी को सुनना है केवल आपको। तो ये आपकी एक पतली झिर्री AB है, जिसकी चौड़ाई आपकी E है, ठीक है। कागज के तल पर कैसे रखी हुई है, लंबवत रखी हुई है। और इस झिर्री पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत से चलने वाला जो प्रकाश है उत्तल लेंस द्वारा समांतरित क्या कर दिया जाता है, अभिलंबवत आपतित किया गया है। झिर्री से विवर्तित प्रकाश दूसरे उत्तल लेंस के फोकस तल में रखे जो पर्दे आपका XY पर्दा है, मैं मान ले रहा हूँ इसका नाम क्या है, XY, ठीक है। इस पर्दे पर अपन क्या कर रहे हैं, आपतित कर रहे हैं। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत इस पर लगेगा। तो ये सब चीज़ें अपने को क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है और इस पर चर्चा करनी है, ठीक है। तो चलिए इस पर चर्चा कर, चलिए। तो ये पूरा सिस्टम हो गया। तो ये है आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, या इसे बोलते हैं एकल झिर्री द्वारा एक वर्णी प्रकाश का विवर्तन। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, या इसे हिंदी में बोलते हैं एकल झिर्री द्वारा
चलो अब इसे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहली बार इतना अच्छा चित्र बना। चलिए देखिए, माना एक पतली झिर्री ए बी है। कहाँ गया, कौन सा पेन था, ये वाला। माना, दिख रहा है, हाँ, एक पतली झिल्ली ए बी है जिसकी चौड़ाई ई, जिसकी चौड़ाई ई है, कागज के तल के लंबवत रखी गई है। कागज के तल के लंबवत रखी गई है। झिर्री पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत से चलने वाला प्रकाश झिर्री पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत से चलने वाला प्रकाश उत्तल लेंस द्वारा समांतरित उत्तल लेंस द्वारा समांतरित, कैसा, उत्तल लेंस द्वारा आपका समांतरित, उत्तल लेंस द्वारा समांतरित प्रकाश पुंज अभिलंबवत आपतित किया गया है। अरे यहां से ऐसे चला तो यहाँ पे अभिलंबवत आपतित हो रहा है, बस यही तो लिखना है, प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज अभिलंबवत आपतित किया गया है। आपतित किया गया है, अभिलंबवत आपतित किया गया है। इतना क्लियर। चलिए आगे। झिर्री से विवर्तित प्रकाश दूसरे उत्तल लेंस के फोकस तल में विवर्तित प्रकाश दूसरे उत्तल लेंस के फोकस तल के, दूसरे उत्तल लेंस के फोकस तल में रखे पर्दे एक्स वाई पर फोकसित किया गया है। रखे पर्दे एक्स वाई पर फोकसित किया गया है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार झिर्री एबी के प्रत्येक बिंदु से झिर्री एबी के प्रत्येक बिंदु से झिर्री एबी के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं सभी दिशा में आगे की ओर बढ़ती हैं। द्वितीयक तरंगिकाएं आगे की ओर बढ़ती हैं। ये तरंगिकाएं बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। जो तरंगिकाएं बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। जो तरंगिकाएं बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं वे लेंस के द्वारा मुख्य बिंदु ओ पर फोकसित होती हैं। वे लेंस के द्वारा मुख्य बिंदु
ओ पर फोकसित होती हैं, वो मुख्य बिंदु ओ पर क्या होती हैं, फोकसित होती हैं, ठीक है ना, मुख्य बिंदु ओ पर फोकसित होती हैं। चूंकि ये सीधी जाने वाली सभी तरंगिकाएं एक ही कला में हैं, चूंकि ये सीधी जाने वाली सभी तरंगिकाएं एक ही कला में हैं, सीधी जाने वाली सभी तरंगिकाएं कैसी हैं, एक ही कला में हैं, तो ये परस्पर प्रबलित होकर केंद्रीय बिंदु ओ पर, तो ये परस्पर प्रबलित होकर केंद्रीय बिंदु ओ पर दीप्त बैंड बनाती हैं, तो एक परस्पर ओ पर प्रबलित होकर केंद्रीय बिंदु ओ पर दीप्त बैंड बनाती हैं। इस बैंड को मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। इस बैंड को मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। अधिकांश आपतित प्रकाश मुख्य उच्चिष्ट में ही संकेंद्रित होता है। अधिकांश आपतित प्रकाश मुख्य उच्चिष्ट में ही संकेंद्रित होता है। अधिकांश आपतित प्रकाश मुख्य उच्चिष्ट में ही संकेंद्रित होता है। जो तरंगिकाएं झिर्री ए बी से थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं, जो तरंगिकाएं झिर्री ए बी से थीटा कोण पर विवर्तित होती हैं, वे पर्दे के केंद्रीय बिंदु ओ के ऊपर होकर फोकसित होती हैं। ओ के ऊपर होकर फोकसित होती हैं। ये तरंगिकाएं झिर्री ए बी के विभिन्न भागों पर ये तरंगिकाएं झिर्री ए बी के विभिन्न भागों से ये तरंगिकाएं झिर्री ए बी के विभिन्न भागों से एक ही कला में चलती हैं, तथा पी पर विभिन्न कलाओं में पहुंचती हैं। विभिन्न कलाओं में पहुंचती हैं। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर अगर हम पथांतर देखें, पथांतर कितना था, तो पथांतर के लिए अपन ने क्या किया था, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम पथांतर देखें तो पथांतर ये इन दोनों के बीच अगर हम देखें तो क्या हुआ, एक अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जिसका नाम था बी के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पथांतर। तो यहाँ इनके बीच पथांतर अगर हम देखें तो अपन ने क्या है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जो कि आपका था, जिसका नाम ए के था, सॉरी बी के था, ठीक है। और जो अपना ए के था वो परपेंडिकुलर था आपका, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे बी के जो है आपका, वो आपका लैम्डा के बराबर अपन ने मान लिया, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। मान लेते हैं कि जो आपका पथांतर है वो इस तरह से है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका बी के था वो ए के जो था आपका परपेंडिकुलर था किस पे, बी पी पर। तो इस हिसाब से जो आपका पथांतर है वो आपका कितना है, लैम्डा के बराबर अपन ने मान रखा है, ठीक है। अब आगे चर्चा करेंगे। झिर्री के बिंदु ए तथा बी से चलने वाली जो तरंगों के बीच पथांतर है वो आपका क्या है, लैम्डा है। तो यहाँ पर अपन लिख भी सकते हैं कि झिर्री के
ए तथा बी से चलने वाली तरंगिकाओं के बीच पथांतर बी के, और जो कि अपना लैम्डा है। चल, अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ए के बी, तो यहां पर अगर हम साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका? बी के, और कर्ण है आपका ए बी। तो बी के आपका लैम्डा है, ये आपका ई है, तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा बटे ई। इतना क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपका जो पथांतर है वो लैम्डा की जगह मान लीजिए एम लैम्डा टाइप का हो, ठीक है, तो अगर अपना पथांतर बी के जो है आपका मान लेते हैं एम लैम्डा है, तो आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा? एम लैम्डा बाई ई। ठीक है, इतना क्लियर? अब देखना, अब जो बनते हैं आपके निम्नलिखित, तो वो आपके दोनों तरफ बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर हम यहाँ पे लिखें ई साइन थीटा की वैल्यू, तो वो हो जाएगी आपकी प्लस माइनस एम लैम्डा। इतना ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अगर हम यहाँ पे साइन थीटा आप देखें तो साइन थीटा आ जाएगा प्लस माइनस एम लैम्डा बटे ई। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए, अब हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं, पहले यहाँ पे फिर वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं, अगर आपका थीटा जो है वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो जो थीटा है वो नियर अबाउट किसके? साइन थीटा जो है आपका नियर अबाउट थीटा के बराबर हो जाता है। तो इसे आप थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? प्लस माइनस एम लैम्डा बाई ई, है ना, वैल्यू रखेंगे तो थीटा बराबर आएगा 0 प्लस माइनस लैम्डा बटे ई प्लस माइनस 2 लैम्डा बटे ई, इस तरह से। अब अगर हम यहाँ पर इनका डायग्राम बनाकर डायग्रामेटिकली अगर इन्हें देखें तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। देखना, ये आपका केंद्रीय उच्चिष्ट, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से प्राथमिक निम्निष्ठ, द्वितीयक निम्निष्ठ, इस तरह से। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो ये आपका केंद्रीय उच्चिष्ट है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका प्लस लैम्डा बटे ई होगा, यहाँ माइनस लैम्डा बटे ई होगा। ये आपका द्वितीयक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप क्या? प्लस 2 लैम्डा बटे ई, और इसे लिखेंगे माइनस 2 लैम्डा बटे ई। ऐसे यहाँ पे 3 लैम्डा बटे ई, इसे लिखेंगे माइनस 3 लैम्डा बटे ई। केंद्रीय उच्चिष्ट की अगर हम कोणीय चौड़ाई देखें तो यहाँ पे लिखेंगे केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई होगी वो आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, ठीक, क्योंकि 2 थीटा के बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोणीय चौड़ाई किसकी? केंद्रीय उच्चिष्ट की। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई यह आ जाएगा आपका 2 थीटा, और 2 थीटा जो है आपका 2 लैम्डा बटे ई, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, लैम्डा बटे ई माइनस माइनस लैम्डा बटे ई, तो 2 लैम्डा बटे ई। तो इतना क्लियर? चलिए, अब हम चलते हैं आगे, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, फोटोडायोड की संरचना कार्यविधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए वर्णन कर लेते हैं फोटोडायोड की संरचना और कार्यविधि का। तो प्रश्न 3 लिख लेते हैं और हेडिंग डालते हैं फोटोडायोड। पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर चित्र वित्र बना के फिर इसे लिख लेते हैं। तो सुनिएगा, जो फोटोडायोड होता है वो कुछ नहीं होता, वो आपका एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, और जो आपका एलईडी के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, क्लियर इतना? हाँ, और इसकी अगर हम बात करें तो कुछ नहीं, ये आपका एक पीएन जंक्शन डायोड है, और ये क्या करता है कि विद्युत प्रवाह को उत्पन्न करने के लिए प्रकाश ऊर्जा का क्या करता है? ये उपभोग करता है। ठीक है, उन्हें फोटो डिटेक्टर, लाइट डिटेक्टर और फोटो सेंसर भी अपन क्या कहते हैं। ठीक है, फोटो डायोड को अपन कुछ नहीं करते, रिवर्स बायस कंडीशन में रख देते हैं, जिसके कारण ये काम करता है। विशिष्ट फोटो डायोड सामग्री जैसे मान लीजिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इंडियम, गैलियम, आर्सेनिक, ये सब चीज़ें क्या है? प्रयोग में लाते हैं। अगर कह दिया जाए भाई फोटो डायोड का काम क्या है ना, उपयोग क्या है भाई, इसका क्या उपयोग है, काहे अपन इसका यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा ना, जो आपका ऑपरेशन थिएटर वगैरह देखे होंगे, या फिर आप जानते हैं कि जो वो लाइट वाइट के जैसे मान लीजिए ऑफिस रहते हैं, या मान लीजिए जो लॉजिक सर्किट होते हैं, या मान लीजिए जो आपका सोलर पैनल होता है ना, तो उसमें क्या है कि लाइट की डिटेक्शन में करते हैं। तो फोटो डायोड का प्रयोग हम लॉजिक सर्किट हो गए हैं
और सोलर सेल पैनल हो गया, और आप कह सकते हैं डिटेक्शन सर्किट हो गया, और आप कह सकते हैं कि लाइट रेगुलेटिंग जो सिस्टम है उस पर, और कह सकते हैं कि जो आपका ऑप्टिकल कम्युनिकेशन होता है, प्रकाश संचार होता है, उसमें इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। क्लियर इतना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्या का है। तो इसका पहले डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो यह एक पीएन संधि डायोड होता है जो कि आपका रिवर्स्ड बायस में जुड़ा होता है। ठीक है, तो चलिए इसका चित्र बना के देखते हैं। तो ये आपका पीएन संधि डायोड जो कि आपका रिवर्स बायस में जुड़ा होगा। तो यहाँ पर अपन बना के देखेंगे तो ये आपका इस तरह से बनेगा चित्र। ये आपका एन मैंने लगा दिया, ये अपन ने पी लगा दिया। ठीक है, ये अपन ने क्या है, एक लोड लगा दिया, इस पर धारा बहने लगती है, और ये आपका कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर रिवर्स बायस में जोड़ना है तो आपको ये जो है आपका, ये जोड़ेगा आपका पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये आपका नेगेटिव से। ये आपका बैटरी है, ये आपका ई है, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका पी है, ये आपका एन है। इस पर क्या होगा, प्रकाश ऐसे ऐसे आके पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ये क्या है, ये आपका कुल मिला के ये है आपका पीएन फोटोडायोड। ठीक है, चलिए लिखेंगे फोटोडायोड के बारे में। यह एक ऐसी युक्ति है, कौन, फोटोडायोड। तो यह है एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाशिकीय संकेतों के संसूचन में प्रयुक्त होती है। जो प्रकाशीय संकेतों के संसूचन में प्रयुक्त होती है। ठीक है, फोटोडायोड एक प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बने फोटोडायोड एक प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बनी प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बनी प्रकाश संवेदनशील अर्धचालक से बनी एक ऐसी पीएन संधि है, एक ऐसी पीएन संधि है जिसका पी क्षेत्र काफी पतला होता है, जिसका पी क्षेत्र काफी पतला होता है, और एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखते हैं को कांच प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार से रखते हैं, कांच या प्लास्टिक के आवरण में अपन इसे इस प्रकार से रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग में प्रकाश सरलता से पहुंच सके, कि संधि के ऊपरी भाग में प्रकाश सरलता से पहुंच सके। आवरण में प्रयुक्त प्लास्टिक के शेष बचे भागों पर प्लास्टिक के शेष बचे भागों पर कालिख या काला पेंट कर देते हैं, और कभी कभी इन भागों को धातु की चादरों से
चादरों से ढक दिया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ढक दिया जाता है, और ये नहीं कि बहुत बड़ा होता हो, है ना, ये आपका जो संपूर्ण इकाई है बहुत ही मिलीमीटर की कोटि की होती है। ठीक है, तो लिखेंगे, अरे यार लिखेंगे, यह संपूर्ण इकाई सूक्ष्म, सूक्ष्म नहीं, काफी सूक्ष्म लिख लो, काफी सूक्ष्म, लगभग 2 से 3 मिलीमीटर की कोटि की होती है, मतलब इतनी छोटी। ठीक है, लगभग 2 से 3 मिलीमीटर की कोटि की होती है। जब पीएन संधि पर बिना प्रकाश डाले पर्याप्त वोल्टेज लगाकर पश्चिम से किया जाता है, जब पीएन संधि पर बिना प्रकाश डाले पर्याप्त वोल्टेज लगाकर पश्चिम दिशा किया जाता है, मतलब रिवर्स्ड बायस, मतलब धारा इसमें बहुत कम प्रवाहित होती है। धारा इस पर जो प्रवाहित होती है वो कह सकते हैं कि जो आपके अल्प आवेश है उनके कारण होती है। पश्चिम दिशा किया जाता है तो संधि के दोनों ओर के अल्पसंख्यक वाहक संधि को पार करते हैं। के दोनों ओर के अल्पसंख्यक वाहक संधि को पार करते हैं। संधि के दोनों ओर के अल्पसंख्यक वाहक संधि को पार करते हैं। इसके फलस्वरूप एक संतृप्त एवं लघु धारा प्रवाहित होती है। संतृप्त एवं लघु धारा प्रवाहित होती है, संतृप्त एवं लघु धारा प्रवाहित होती है, जिसकी दिशा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। जिसकी दिशा एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। तो जिसकी दिशा कैसे होती है, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की तरफ होती है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए, इस धारा को हम क्या कहते हैं, डार्क करंट कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इस धारा को डार्क करंट कहते हैं। ठीक है, इस धारा को डार्क करंट कहते हैं। अब यदि पीएन संधि पर इतनी ऊर्जा का प्रकाश जिसका परिमाण, अब यदि पीएन संधि पर इतनी ऊर्जा का प्रकाश जिसका परिमाण अब यदि पीएन संधि पर इतनी ऊर्जा का प्रकाश जिसका परिमाण संधि की निषिद्ध ऊर्जा अंतराल से अधिक है, संधि के निषिद्ध ऊर्जा अंतराल से अधिक है, डाला जाता है, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल से अधिक है, डाला जाता है तो उस पीएन संधि पर आपतित फोटोन अर्धचालक पदार्थ के, तो पीएन संधि पर आपतित फोटोन
तो पीएन संधि पर आपतित फोटोन अर्धचालक पदार्थ के कोवलेंट बॉन्ड छोड़कर इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड तोड़कर इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न करने में सक्षम हो जाते हैं, अतः संधि के समीप अल्पसंख्यक वाहकों का घनत्व बढ़ जाने से अल्पसंख्यक वाहकों का घनत्व बढ़ जाने से संधि के पश्चदिशक होने के फलस्वरूप भी संधि के पश्चदिशक होने के फलस्वरूप भी ये वाहक संधि को पार करते हैं। ठीक है, इससे धारा की प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक है, परिणाम स्वरूप परिपथ की कुल धारा का मान बढ़ जाएगा। यह धारा प्रकाश धारा कहलाती है। ओके, हाँ, क्लियर है इतना? चलिए, लिख सकते हैं आप इसे थोड़ा सा और कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं, अगर आपको इच्छा हो तो आप लिख सकते हैं। और ये आप जानते हैं कि फोटो डायोड क्या है, आपका एक प्रकाश सेंसर की तरह क्या करता है, काम करता है। ये क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जब क्या है डायोड को प्रकाशित किया जाता है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, अवशोषित होते हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन अवशोषित होने का इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म क्या है, उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, पुरानी बातें हैं। ठीक है, उपयोग लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। उपयोग कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, तो आप इसका उपयोग लॉजिक सर्किट में करते हैं। और इसका उपयोग कहाँ होता है, और इसका उपयोग आप सोलर सेल में करते हैं लाइट के डिटेक्शन में। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग डिटेक्शन सर्किट में करते हैं, डिटेक्शन सर्किट में। और इसका उपयोग अगर देखा जाए तो इसका उपयोग लाइटिंग रेगुलेशन में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके क्या है, 4-5 उपयोग लिख दिए। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ अपना ये तीसरा प्रश्न खत्म होता है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए तथा अपवर्तनांक जो है आपका cot a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे करते हैं। क्वेश्चन 4, किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए तथा अपवर्तनांक cot a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। अपवर्तनांक क्या होता है प्रिज्म का, n बराबर sin a प्लस डेल m/2 sin a/2। अपने को निकालना है डेल m, अपने को n दे रखा है cot a/2। कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए। cot a/2 बराबर sin a प्लस डेल m/2 sin a/2।
ठीक है। अब आप यहाँ पे ऐसे ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका कॉट ए बटे 2 साइन ए बटे 2 साइन ए प्लस डेल एम बटे 2। कॉट को लिखेंगे आप कॉस ए बटे 2 अपॉन साइन ए बटे 2, साइन ए बटे 2 का साइन ए बटे 2 से ये दोनों कैंसिल हो गए और ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस डेल एम बटे 2। ये हो गया आपका कॉस ए बटे 2 साइन ए प्लस डेल एम बटे 2। इसे अगर हम देखें तो इसे लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस ए बटे 2 और ए साइन ए प्लस डेल एम बटे 2। कॉस को ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम साइन 90 माइनस थीटा जानते हैं कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन से साइन आपका एक तरह से कट गया, ऐसा मान के चलना है, काटना नहीं है। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इनके कोणों की तुलना हो जाएगी। ठीक है, तो 90 का 90 रहेगा माइनस ए बटे 2, ये हो जाएगा अपना ए बटे 2 प्लस डेल एम बटे 2। ए बटे 2 के यहाँ लाइए तो 90 माइनस ए बराबर डेल एम बटे 2 है ना। चलिए, अगर हम यहाँ से डेल एम की वैल्यू निकालें तो डेल एम आ जाएगा 2 इंटू 90 माइनस ए, या आप कह सकते हैं 180 माइनस 2a। तो आपका न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण आ गया 180 माइनस 2a। तो 180 माइनस जो a है वो आपका आ गया 180 माइनस 2a, ये आ गया आपका न्यूनतम विचलन कोण। क्लियर हुआ इतना। चलिए, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न 5 आप पढ़ के देखिए। सिद्ध कीजिए एक समरूप त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही कुंडली में आरोपित बलयोग में टाउ बराबर NIAB साइन थीटा होता है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 अपने को ये सिद्ध करना है टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है, चलिए ये अपने को सिद्ध करना है। सबसे पहले अपन बनाते हैं चित्रवित्र, इसकी भूमिका बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है B। इस तरह से अपने के यहाँ बढ़िया से चुंबकीय क्षेत्र है एक समान B। यहां पर आपकी एक बढ़िया सी एक कुंडली है इस तरह से। ठीक है, मान लो ये कुंडली का नाम A है, ये आपका B है, ये आपका C है और ये आपका D है। इसमें धारा आपकी ऐसे प्रवाहित हो रही है और ये अपन ने कुंडली को ऐसे घुमा दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। धारा इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है। अब देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जैसे अपन देखेंगे तो यहाँ पर बल आपका ऐसे लगेगा, तो मान लेते हैं आपका बल F4 है और यहाँ पर जो आपका बल लगेगा वो आपका F3 है। यहाँ पर जो आपका बल लगेगा वो आपका बाहर की तरफ ऐसे लगेगा, तो ये आपका F2 है और यहाँ पर बल अपन ने देखा तो यहाँ पे आपका इस तरह से लगेगा, ये मान लेते हैं अपना F1 है। ठीक, चलो मान लेते हैं कि ये जो आपकी आयताकार कुंडली है इसका जो आपका AB है और CD यानी ये और ये, इसकी लंबाई अपन मान ले रहे हैं L, और ये जो आपकी BC है और ये आपका नाम AD, इसकी लंबाई अपन माने ले रहे हैं कि भाई ये B है। ठीक है, बढ़िया स्वतंत्रता पूर्वक अपन ने इनको लटका दिया है। और जब अपन इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो आप समझिएगा बात को कि इस पर प्रत्येक भुजा पर क्या है कि एक ऐसा बल कार्य करेगा जैसे वो धारावाही चालक होता है ना, उस पर जो बल कार्य करता है उस हिसाब से। तो इन पर धारावाही चालक के कारण जो आपका बल कार्य करता है वैसा काम करेगा इन पे बल। अब एक बात और सुनना है, तो जैसे इन पे क्या है कि बल कार्य करेगा तो आपको देखना है बल की दिशा। तो बल की दिशा के लिए तो अपन फ्लेमिंग के नियम का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, उपयोग करके अपन ने बल की दिशा देख ली। जैसे अपन को इसका देखना है, जैसे मैं आपको निकाल के दिखा दूँ, आपको बायां हाथ लेना है अपना और फिर आपको इन उंगलियों को तीनों को ऐसे व्यवस्थित करनी है। ठीक है, ये वाली उंगली आपको वहां दिखानी है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, तो अपन ने ऐसे रख लिया। ठीक है, ये आपको उंगली वहां ले जानी जहां आपकी धारा हो, तो अपन क्या करेंगे ऐसे ले जाएंगे। देखो बल कहाँ की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो बल आपका ऐसे है। ऐसे यहाँ देखेंगे बल आपका बाहर की तरफ है। ऐसे यहाँ पे देखेंगे बल आपका ऊपर की तरफ है, बल आपका नीचे की तरफ। यहाँ देखेंगे इन दोनों की क्रिया रेखा समान है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन इन दोनों की क्रिया रेखा समान ना होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके ऐसे लग रहे हैं।
F1 आपका ऐसे लग रहा है, F2 आपका ऐसे लग रहा है, समझ रहे हैं, खट ऐसे। अभी मैं आपको F1 और F2 को पर्सनली दिखाऊंगा कैसे रखने हैं, ठीक है। चलिए तो अपन ऐसे करते हैं, तो लिखते हैं पहले, माना एक आयताकार लूप ABCD है, माना एक आयताकार लूप ABCD बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र स्वतंत्रता पूर्वक लटकी है, माना लूप की लंबाई AB बराबर CD बराबर L तथा लूप की चौड़ाई BC बराबर AD बराबर B है। जब हम किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं जब हम धारावाही चालक को कहाँ पे रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। जब लूप में धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है, जब लूप में धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है, या जब हम लूप में धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित करते हैं तो क्या क्या होता है वो आपको देखना है। तो पहली कहानी, लूप की भुजा AB पर बल F1 कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर कार्य करता है, के तल के ऊपर की ओर कार्य करता है, ओके। और ये आपका बल कितना होगा, F1 बराबर BIL। एक सेकेंड, अपन इसकी दिशा देख लेते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसकी दिशा देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे B आपका ये है, धारा आपको ऐसे ले जानी है, ऐसे। तो लंबवत अंदर की तरफ, ऊपर नहीं अंदर लिखना है, लंबवत अंदर की तरफ क्या करता है, कार्य करता है। F1 जो है आपका लंबवत अंदर की तरफ कार्य करता है, और जो आपका F2 है वो अपन देखेंगे कि लंबवत कैसे काम कर रहा है, बाहर की तरफ। देखना ये आपका ऐसे है B, ये आपकी धारा है, तो ये आपका F2 लंबवत बाहर की तरफ काम कर रहा है। तो दूसरा लिखेंगे, लूप की भुजा CD पर बल F2 कितना है, F2 की वैल्यू IBL कागज के तल के लंबवत बाहर की तरफ कार्य करता है।
के लंबवत बाहर की तरफ कार्य करता है। ठीक, वो अंदर की तरफ, वो बाहर की तरफ। ठीक है, चलिए। और F3 और F4 ये दोनों तो आपके ठीक ऊपर की तरफ कार्य करते हैं और नीचे की तरफ कार्य करते हैं, लेकिन इनकी क्या है, आपकी क्रिया रेखा समान होती है F3 और F4 की, लेकिन F1 और F2 की क्रिया रेखा समान नहीं होती है। पॉइंट नंबर तीसरा क्या लिखेंगे? लूप की भुजाएं AD व BC पर लगने वाले बल F3 व F4 परस्पर बाहर तथा विपरीत हैं। परस्पर बाहर तथा विपरीत हैं तथा इनकी क्रिया रेखा समान है। अतः ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तथा इनका परिणामी शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा इनका परिणामी, तथा इनसे कोई बलागुण प्राप्त नहीं होगा। तो बलागुण केवल F1 और F2 से ही मिलकर बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप उसे लिखना चाहें तो ऐसे एरो लगा के सुंदर तरीके से लिख सकते हैं कि F1 व F2 विक्षेपक बल युग्म बनाते हैं। अगर हम इसे अच्छे से देखें तो अगर हम F1 और F2 का पर्सनल चित्र बनाएं तो आपका कुछ ऐसे आएगा। ये आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी था। ठीक है, आपका F1 कैसे काम कर रहा था, अंदर की तरफ। तो ये अपन ने मान लिया भाई F1 अंदर की तरफ काम कर रहा है, F2 कहाँ की तरफ काम कर रहा है, बाहर की तरफ। तो ये आपका F2 बाहर की तरफ काम कर रहा है। इन दोनों के बीच की लंबाई क्या थी? तो इन दोनों के बीच की लंबाई मान ले रहे हैं भैया, ये अपनी B है बीच की लंबाई, और ये आपका विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण के लिए इन पर कार्य करने वाला कोई एक बल, और फिर इनके बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी ये क्या हो जाएगी आपकी B sin थीटा, अगर हम इसे थीटा मान ले रहे हैं तो। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखिए विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण। देखो ये अंदर की तरफ काम कर रहा है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, वही तो बनाया है। तो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण तो ये आपका कैसे आएगा? तो ये आप देखेंगे टाउ बराबर एक बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल कितना है आपका? तो बल आपका F काम कर रहा है, यानी इन पर बल कार्य कर रहा है IBL, और इनके बीच की लंबवत दूरी है क्या? B sin थीटा। गुणा कराएंगे IB LB sin थीटा, तो हो जाएगा आपका IB, और इसे बोलते हैं A sin थीटा। अब मान लो कि भाई इस पर कुंडली में जो है आपके फेरों की संख्या कितनी है? N चल रही है। तो जब आपकी कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? N होगी, तब क्या होगा? तो यहाँ पे लिख लीजिए, यदि एक लूप के स्थान पर N लूपों से बनी कोई कुंडली है तो क्या होगा? तो टाउ बराबर हो जाएगा NIAB sin थीटा। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ, जिसका नाम है प्रश्न नंबर 6। एक बढ़िया सुंदर सा प्रश्न है, न्यूमेरिकल टाइप का, और अच्छा टॉपिक है और अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपका मजा आ जाएगा इसमें। प्रश्न 6 जो आपसे क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का एक बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, और बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर से क्या किया जाता है? देखा जाता है।
तो बुलबुला कांच की निकटतम पृष्ठ की ओर से देखा जाता है। चलिए ठीक है, चलिए बनाते हैं इसका डायग्राम। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बुलबुला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा आप कह सकते हैं 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में एक वायु का बुलबुला रखा हुआ है। ठीक है, केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो चित्र देखिएगा आप बढ़िया सा। तो पहले तो कांच का एक गोला बना लिया जाए, है ना। तो कांच का गोला अपने को बनाना है। तो ये अपना कांच का गोला है। इस तरह से कांच का गोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इसकी त्रिज्या कितनी है? तो उसने कहा कि इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है? फिर वो कह रहा है आपसे कि वायु का एक बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जो केंद्र है ना, केंद्र आपका ये, इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहां पर आपका वायु का एक बुलबुला स्थित है। तो ये है आपका वायु का बुलबुला। ठीक है, अब देखो वायु का बुलबुला है ये। अब यहां से आप ऐसे बनाएंगे अभिलंब। सबसे पहले अपने को क्या है? अभिलंब बनाना होता है। बात के अपन कोई चर्चा और करेंगे। अब देखना, वायु के बुलबुले को अपने को देखना है। जब अपन देखेंगे वायु के बुलबुले को तो इससे किरण आएगी ऐसे। ये आपकी किरण आई। अब देखो, किरण को जाना था ऐसे, लेकिन जैसे ही किरण सघन माध्यम से विरल में गई तो अभिलंब से क्या होगी? दूर हटेगी। तो ये दूर हटके आपकी किरण आपकी ऐसे चली जाएगी। अब ऐसे जाएगी तो भैया आके कहाँ की मिलेगी? पीछे की तरफ मिलेगी। तो पीछे अपन ने मोड़ा तो देखा आपकी ये जो है आपका इमेज आपकी यहाँ बनी। ये अपने को यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो P है, ये मान लो O है, और C मान लो इसे, और इसे मान लो ऑब्जेक्ट O। कोई दिक्कत नहीं। अपने को क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है कि ये जो आप इसकी दे रखी है ना, क्या नाम है इसका? रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आप लेंगे माइनस का, क्योंकि देखो इस पृष्ठ के हिसाब से अपन देख रहे हैं, है ना। इस पृष्ठ के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, जब इस पृष्ठ के हिसाब से देखेंगे तो देखो यहाँ से आप सब दूरियां नापेंगे। ठीक है, तो रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अब देखो, नेगेटिव में इसलिए है क्योंकि ये चलने की दिशा आपकी किरण की ये है, और अपन नापेंगे यहाँ से। ठीक है, रेडियस हो गई। अब अपन को वस्तु की दूरी देखनी है। तो वस्तु आपकी कहाँ से कहाँ तक रखी है? तो उसने कहा भाई वस्तु जो है आपकी रखी है केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ से कितनी दूरी पर रखी है? यहाँ से आपकी रखी है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु आ गई। अपने को निकालना है V। ओके, अपवर्तनांक की चर्चा कर लो, है ना। ये मान लो भाई इसका अपवर्तनांक μ1 है और इसका मान लो μ2 है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब अपवर्तनांक के लिए अपने को क्या दे रखा है? ANG दे रखा है। उसने कहा 1.5 है। तो 1.5 को अगर हम देखें तो ये आपका 3/2 होता है। तो अगर हम GNA देखें, मतलब गिलास से बाहर जा रही है, तो इस तरह से आएगा। तो 2/3 आएगा। सब मटेरियल तैयार है, कुछ नहीं करना। अब अपन को यहाँ पे सूत्र लगाना है। तो देखिएगा, इसे ऐसे बांट लूँ, है ना। इस हिस्से का बाद की यूज करेंगे, इस हिस्से का पहले कर ले रहे हैं। देखिए, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र से क्या होता है गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन? तो गोलीय पृष्ठ का जो आपका अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका? μ2 बटे माइनस μ1 बटे μ2 माइनस बटे r। ठीक है, अब μ1 तो वायु है, वायु का 1 होता है। μ2 आपका कितना है? ये आपका μ2 है, क्योंकि ग्लास से बाहर जा रही है कहानी, है ना। तो इसका पहले नाम लिख लो, GNA बटे V 1/U GNA माइनस 1/r। अब वैल्यू रख दो। तो GNA की वैल्यू कितनी है? 2/3, 1/-2, 2/3 माइनस 1/r।
आर की वैल्यू -3, यही होगा, कोई दिक्कत। अब देखो माइनस और माइनस तो हो गया आपका प्लस, तो 2/3 भी प्लस 2/3 से 1 गया तो आ जाएगा आपका माइनस का 1/3, और नीचे माइनस का 3 था तो -3 लिख दिया। तो यहाँ लिखेंगे 2/3 भी, और ये भाई सब वहाँ जाएंगे तो माइनस के 1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/9, 9 दूनी 18, -9 + 2 -7/18, 3 से काटो तो 3 18, 6 बार में कट गया है ना। तो ये आ जाएगा आपका 2/v बराबर -7/6। अगर हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो 12 बराबर आ जाएगा आपका -7v, और v बराबर देखें तो 12/-7। भाग दीजिए तो भाग दे सकते हैं, तो 15 सत्ते 17 सत्ते 119 है ना, तो 1.7 के आसपास आएगा, तो 1.7 सेंटीमीटर। कहाँ से? P से, है ना। तो अगर हम केंद्र से देखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं केंद्र से 1.3 सेंटीमीटर की दूरी पर। ओके, यहाँ पर अपने को क्या है दिखेगा, और निकटतम पृष्ठ से देखें तो 1.7 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखेगा। क्लियर ना इतना? कोई दिक्कत? तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न 7 कहता है आपसे अन्योन्य प्रेरण से क्या समझते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। चलिए, तो अन्योन्य प्रेरण की जो आपकी घटना है वो काहे पे आधारित है, तो उसमें क्या होता है कि दो कुंडलियां होती हैं, और उसमें आप एक कुंडली में क्या है धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो दूसरी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जब दूसरी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उससे क्या होगा आपका कि जैसे दूसरी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, तो उससे क्या होगा आपका कि दूसरी कुंडली की जैसे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो आपकी घटना है, ये आपकी घटना अन्योन्य प्रेरकत्व की घटना क्या कहलाती है, आपकी कहलाती है। चलिए इसे अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। प्रश्न 7 हल। हेडिंग डालते हैं अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, पहले मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर लिखवा भी देंगे। ठीक है, देखना इसमें क्या है कि एक आपकी ऐसी कुंडली है, मान लीजिए आपकी प्राथमिक कुंडली है, और इसमें आपका ये बढ़िया तरीके से धारा नियंत्रक लगा हुआ है, और ऐसे आपकी बढ़िया बैटरी लगी हुई है, और ये आपकी कुंजी लगी हुई है, बंद है इस तरह से। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से आपकी धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे। ठीक है, बगल में आपकी द्वितीयक कुंडली रखी हुई है, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपका शुद्ध गैल्वेनोमीटर लगा रहेगा। ठीक, हाँ, अब देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ से आपकी धारा निकलेगी, धारा मतलब धारा बहेगी इस पे, मान लो I1 धारा इस पे क्या हो रही है, बह रही है, तो क्या होगा कि यहाँ से इस पे क्या है कि बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स इसमें क्या है आपका ऐसे निकलेगा चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, जो आपका इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनकी संख्या क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, जैसे इससे चला। तो इसके बाद इसके कारण क्या हो जाएगा, तो इस पे धारा क्या होने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी, और इस पर जो आपकी धारा प्रवाहित होगी इसकी जो दिशा है वो आपकी गैल्वेनोमीटर की इस तरह से डिफ्लेक्ट होकर दिखाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे कि इसकी कुंजी खोल देंगे, तो इसमें धारा प्रवाहित होनी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये आपका इस पर बद्ध चुंबकीय फ्लक्स Φ2 है। अब इसमें अपन ने क्या है कि इसकी कुंडी क्या कर दी अपन ने, कुंडी नहीं कुंजी है ना, ये आपका वही धारा नियंत्रक है, और ये आपका बैटरी लगी हुई है, और ये अपन ने कुंजी खोल दी है। अब इस पे धारा तो बहेगी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इस पे क्या है, प्रेरित धारा बहेगी और डिफ्लेक्शन इस तरफ का दिखाई देगा, क्योंकि पहले इस पे चुंबकीय फ्लक्स था, है ना, चुंबकीय क्षेत्र था इस पे, अब चुंबकीय क्षेत्र कम होने लगा, जब कम होगा तो फिर इसमें परिवर्तन होगा बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में। अब ये उस कारण का विरोध करेगी जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती, तो लेंज भाई साहब के हिसाब से तो ये आपका धारा इस तरह से बहेगी। चलिए आगे चलते हैं, इसे सॉल्व कर लिखते हैं। यदि हम दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक में बैटरी द्वारा वैद्युत धारा प्रवाहित करें, या उनमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें, या उनमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मान में परिवर्तन करें, या धारा को बंद कर दें, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। क्लियर हुआ इतना? देखो, यदि पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। चलो, अब अगर हम देखें तो वही कहानी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। क्या? N2 जो है आपका समानुपाती होगा I1 के, जो कि पहली कुंडली में बहने वाली धारा है। तो N2 जो है बराबर आ जाएगा MI1 के। यहाँ M आपका क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है। मात्रक अगर M का देखें तो इसका मात्रक होता है हेनरी। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब स्वप्रेरकत्व, सॉरी अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है। चलिए, अगर हम यहां से M की वैल्यू निकालना चाहें तो M बराबर आ जाएगा N2 बटे I1। दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, दूसरी कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन बटे पहली कुंडली में प्रवाहित धारा। अगर हम इसकी बीमी सूत्र के बारे में बात करें तो इसका बीमी सूत्र हो जाएगा, हेनरी मात्रक है तो बीमी सूत्र भाई हेनरी वाला हो जाएगा ML2T-2A-2। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो, हम जानते हैं क्या है, हम जानते हैं, आप लिखो, अब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसे कि वैद्युत वाहक बल क्या होता है, -N2d∅2 बटे dt। ठीक है। चलो, ऐसे से डिवाइड कर ले रहे हैं पेज को, अब यहाँ भी काम आ जाएगा। ठीक है। चलो, E2 बराबर हो जाएगा आपका -d बटे dt N2 ∅2। ठीक है। N2 ∅2 की वैल्यू रखो, d बटे dt
इसकी वैल्यू लिखो m/I1, इसे लिखो -m dI1/dt -E2/dI1/dt। एक बात समझना, अगर हम प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन एकांक रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, यदि हम dI1/dt की वैल्यू 1 रखते हैं तो द्वितीयक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका जो संख्यात्मक मान है वो आपके कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज को लिख लीजिए। यदि हम प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तन एकांक रखते हैं तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का संख्यात्मक मान कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। हिंदी में बोले तो अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाता है। चलिए, अब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी आगे और आगे कह रहा था आपसे कि दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए, है ना। अभी तो ऐसी मजाक चल रहा था, अभी तो अपन ने सूत्र केवल निकाला है, अभी ये वाला डेरिवेशन अभी और करना है। दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डालिए। तो अपन सबसे पहले समतल वृत्ताकार कुंडली ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो हेडिंग डाल लेते हैं, दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व। दो समतल कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या है कि दो कुंडलियां ले रहे हैं। एक अपन मान लो, एक ये कुंडली है आपकी, ठीक है, इसकी कहानी क्या है, तो इसमें फेरों की संख्या n1 है, इसकी त्रिज्या जो है आपकी वो आपकी r1 है, इस पर जो आपकी धारा प्रवाहित हो रही है वो आपकी I है। ठीक है, और ये आप मान लीजिए आपकी प्राइमरी कॉइल है, और बगल में आपकी द्वितीयक कुंडली है। अब इससे क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि इसके लिए बढ़िया तरीके से काम करेगा। इसकी त्रिज्या अपन मान ले रहे हैं कि भाई r2 है, इसमें फेरों की संख्या कितनी है, n2 है, ये आपकी द्वितीयक है। द्वितीयक में तो धारा अपनी बहानी है नहीं, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए, माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I है, तो इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो यहां पे लिख लो B बराबर μ0 n1 I/2r1। और ये जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो इसके लिए क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तरह कार्य करेगा। तो यहां पे लिखेंगे, अतः द्वितीयक कुंडली से बद्ध फ्लक्स के, द्वितीयक कुंडली से बद्ध फ्लक्स φ2, ये हो जाएगा आपका
N2BA2। N2 कितना है, N2 रहेगा, B की वैल्यू रखो म्यू नॉट N1I/2R1 और A2 की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका πr2²। ठीक है, इसकी वैल्यू रखो 5 की वैल्यू m×I, ये लिखो N2 म्यू नॉट N1I πr2²/2R1। तो I से I कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ गया दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व तो m बराबर म्यू नॉट N1 N2 πr2²/2 ऑफ R1। चलिए आगे चलते हैं। मूविंग टू वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है, जो कि आपसे ये कहता है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित व्याख्या दीजिए। सुनिएगा एक बात और, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम था न्यूक्लियस, यह नाभिक, उससे लिया गया है। ठीक है, बढ़िया अच्छे डायग्राम से अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्या होता है नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा भारी भरकम कोई नाभिक होता है और उस पर आगे कोई न्यूट्रॉन टकरा जाता है, तो वो क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है छोटे छोटे नाभिकों में। तो छोटे छोटे नाभिकों में किसी बड़े नाभिक का विखंडित होकर टूट फूट के विखंडित हो जाना, वो क्या कहलाता है, आपका नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका बड़ा नाभिक है, जैसे मान लीजिए आप थोरियम ले लीजिए, थोरियम यूरेनियम ले लीजिए, ठीक है, और उस पर आप न्यूट्रॉन फेंक के मारते हैं तो क्या है कि वो आपका बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। ठीक है, तो ये आपका नाभिकीय विखंडन हो गया। नाभिकीय संलयन कैसे, अब नाभिकीय विखंडन का जैसे अपन को उदाहरण देना है तो आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर भट्टी होती है, परमाणु भट्टी है ना, और एटम बम वगैरह है, तो ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें नाभिकीय संलयन की, तो नाभिकीय संलयन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो जैसे सूर्य में चल रही है तो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। ठीक है, उसमें छोटे छोटे जो कण हैं, छोटे छोटे जो आपके नाभिक हैं, वो मिलकर एक बड़ा नाभिक बनाते हैं। ठीक है, और उसके फलस्वरूप एक ऊर्जा जो है भयंकर रूप से मुक्त होती है, और आप कह सकते हैं जैसे सूर्य में आपका नाभिकीय संलयन चल रहा होता है। ठीक है, और एक आपका हाइड्रोजन बम होता है एक, ठीक है, तो उसमें भी नाभिकीय संलयन का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो इन्हीं चीज़ों को अपन को पढ़ना है इसमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे इसे। तो हेडिंग डालते हैं नाभिकीय विखंडन। तो पहले प्रश्न नंबर 8 और यहाँ पे लिखते हैं इसका हल, ऊपर डालते हैं हेडिंग नाभिकीय विखंडन। बढ़िया डायग्राम से पहले अपन इसे समझेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। तो पहले देखो क्या होगा कि मान लो ये यूरेनियम का था आपका नाभिक, ये आपका यूरेनियम का नाभिक था। ठीक है, अपन ने क्या किया, यहां से न्यूट्रॉन फेंक के मारा, क्या न्यूट्रॉन होगा क्या, तो ये जो नाभिक है इस तरह से टूटेगा, एक यहाँ पे बनेगा बेरियम का नाभिक और एक आपका ऐसे टूट के बनेगा क्रिप्टॉन। और क्या होगा, तो एक बढ़िया तरीके से इससे ऐसे निकलेगी ऊर्जा, इस तरह से ऐसे, अच्छा नहीं आ रहा है, ऐसे आएगा, अच्छा रुको, ये ऊर्जा है। ठीक है, न्यूट्रॉन भी निकाल रहे हैं, ये आपका निकला एक न्यूट्रॉन, आपका दूसरा न्यूट्रॉन आपका ऐसे निकल पड़ा, तीसरा न्यूट्रॉन आपका ऐसे निकल पड़ा। ठीक है, और बाकी सब आपकी ऊर्जा निकलेगी ऐसे, ये ऊर्जा है। ठीक है, और अगर ये आपको टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे ना, है ना, हर चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको, तो आपको क्या है कि हमारे जो है यूट्यूब में इसका 1 शॉट वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ जाकर इस टॉपिक को पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको नाभिकीय विखंडन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको नाभिकीय संलयन मिल जाएगा, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर मिल जाएगा, आपको एटॉमिक भट्टी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, और आपको इसके ऊपर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी कराए हैं मैंने, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हैं, तो वो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स ले रखे हैं, और ऐसे ही हमने क्या है कि सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं और सभी प्रकार के जो चैप्टर हैं, हर चैप्टर का 1 शॉट वीडियो बना रखा है, और हर 1 शॉट वीडियो में पूरा कवर कर रखा है,
कहीं मतलब आपको कोई भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा वन शॉट वीडियो में, पूरी थ्योरी, पूरा डेरिवेशन और बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन जो आपके बार बार पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा यहाँ पे आपका, तो ऐसे आपकी ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब ऊर्जा है कैसे भी निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से ये जो आपकी घटना है ये आपका क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन। अब डायग्राम बनाने बस से तो काम चलेगा नहीं, लिखना भी पड़ेगा, तो लिख लेते हैं इसे। क्या लिखते हैं, नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है, नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है, नाभिकीय विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन प्रग्रहण करके, जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन प्रग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमान के दो हल्के द्रव्यमानों के, तुलनीय द्रव्यमान के, तुलनीय द्रव्यमान के दो हल्के द्रव्यमानों के नाभिकों में टूट जाता है, द्रव्यमानों अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा आपका 92 यूरेनियम 235, न्यूट्रॉन ये हो जाएगा आपका 92 यूरेनियम 236। अब इसे आप उठा के लाइए, 92 यूरेनियम 236 और ये आपका टूटेगा 56 बेरियम 144, 81 तो उसका वो होता है द्रव्यमान संख्या, 36 क्रिप्टॉन 89। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे 3 न्यूट्रॉन निकले हैं तो 3 न्यूट्रॉन और आपकी जो ऊर्जा निकलेगी ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड नाभिकीय विखंडन। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे ऐसे जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे तो इससे कट जाएगा, तो इसे आप लिखेंगे 92 यूरेनियम 235 0N1, 56 बेरियम 144, 36 क्रिप्टॉन 89, 3 न्यूट्रॉन और ऊर्जा। मतलब 3 न्यूट्रॉन आपके निकलते हैं, फिर ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, फिर जाके फिर ये फोड़ेंगे, फिर वो वहाँ से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर वो फोड़ेंगे। तो इस तरह से प्रक्रिया बढ़ती चलती है, चेन बाई चेन। वो होता है ना कि हाँ तुम मुझे 1 न्यूट्रॉन मारोगे फेंक के तो वो 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, 3 न्यूट्रॉन, फिर हर न्यूट्रॉन 3 निकालेगा, तो आपकी एक चेन रिएक्शन काफ़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात की ये इसमें आसानी है कि भाई आप इसे क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं काफ़ी प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को। चले, अब बात आती है नाभिकीय संलयन के बारे में। नाभिकीय विखंडन हो गया, विखंडन मतलब टूटना, संलयन मतलब जुड़ना। अब नाभिकीय संलयन में क्या होगा, नाभिकीय संलयन में होगा आपका कि 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिक अत्यंत उच्च चाल से गति करेंगे और आपके क्या हो जाएंगे, परस्पर संयुक्त होकर एक बढ़िया भारी सा क्या करेंगे, नाभिक बनाएंगे। और ये जो घटना है ये आपकी घटना क्या कहलाएगी, नाभिकीय संलयन कहलाएगी। जैसे सूर्य में चल रहा होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन का आप उदाहरण लिख सकते हैं ना। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो परमाणु बम और परमाणु भट्टी। ठीक है, नाभिकीय संलयन देखते हैं, क्या बोलेंगे नाभिकीय संलयन को, कि जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक, जब
दो या दो से अधिक हल्की नाभिक अत्यंत उच्च चाल से गति करते हुए अत्यंत उच्च चाल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन कहते हैं। चलिए, अब इसमें होता क्या है? तो 1H2 उदाहरण है, 1H2 ड्यूटेरियम है ये, और ड्यूटेरियम के दो परमाणु मिलकर एक ट्राइटियम का बनाया और एक उन्होंने प्रोटियम का बनाया, और अपने को जो ऊर्जा मिली 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। फिर क्या, एक जो ये ट्राइटियम का परमाणु है वो आपका फिर रिएक्शन करेगा ड्यूटेरियम वाले से, तो अब ये बना 2He4, और यहाँ पर एक न्यूट्रॉन निकला और आपकी 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकली। दोनों का आप जोड़ सकते हैं, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1H2, इससे कट गया, ये बचा आपका 2He4 0N1, और 17 और 4 क्या है? 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना क्लियर? तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। नाभिकीय संलयन अगर हम देखें तो ये जो है आपका सूर्य में होता है, और कहाँ पे होता है? और जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो उसमें भी ये क्रिया चल रही होती है। तो ये जो है आपके आज जो लिए थे वो हमने 8 वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन लिए थे, जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और इन क्वेश्चंस की आने की जो आपकी संभावना है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इन्हें देख लेते हैं तो आपका जो ये मेन जो है, जो आपके जो बहुत महत्वपूर्ण वाले क्वेश्चन है, हम जो छांट के ला रहे हैं, वो आपके लिए बहुत कारगर और बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित होने वाले हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। और आप क्या है कि अगर आपका कोई भी टॉपिक आपका वीक है, कोई भी चैप्टर आपका वीक है, या आपको कोई चैप्टर आपको कवर करना है पूरा, तो हमने क्या है कि हर चैप्टर का पूरा 1 शॉट वीडियो बना रखा है। आप वहाँ जाइए प्लेलिस्ट में, और या फिर अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है आपकी, तो वहाँ पर आप जाइए और वहाँ से आप क्या करिए कि पूरा आप एक चैप्टर कवर कर सकते हैं, जो भी चैप्टर आपका वीक है, जो भी आपको देखना हो।